नमस्कार मित्रों। सभ्यता अध्ययन केंद्र की आज की इस चर्चा में जो विषय है वो बहुत ही विवादास्पद बन चुका है और विषय है कि जातियों की रचना किसने की, जाति ऊंच नीच को किसने बढ़ाया। दरअसल यह विषय बहुत लंबा है और इस पर मैं आपको बताऊं कि सभ्यता अध्ययन केंद्र काफी लंबे समय से विचार कर रहा है। हमने वर्ष 2018 में दिसंबर में इस पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था, सभ्य जातीय सद्भाव, इतिहास, वर्तमान और उसका संभावनाएं। लेकिन आज जो चर्चा का विषय बना है वह केवल एक अकादमिक चर्चा का विषय नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉलिटिक्स घुसी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ चुनावी रणनीतियां घुसी हुई हैं। और आज जो देश का एक वातावरण बना है, जो वातावरण बहुत ही उसको मैं क्या कहूं, प्रदूषित वातावरण है, वैचारिक प्रदूषण से भरा जो वातावरण है, जिसमें हर शब्द के मायने उसके अर्थ बदले जा रहे हैं, परिभाषाएं बदली जा रही हैं, चीजों को उनके संदर्भ से काट के प्रस्तुत किया जा रहा है और एक मिथ्या समस्याओं का ये पूरा एक संजाल सामने में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके कारण मैं इसको एक सभ्यतागत आक्रमण ही कहता हूं। भारत के सभ्यता पर जो आक्रमण है, उस आक्रमण को समझने के लिए भी यह प्रसंग ये है। तो यहाँ जो मुद्दा ये उठा वो इसलिए उठा क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने महाराष्ट्र में मुंबई में भाषण देते हुए यह कहा कि हमारा समाज एक था, उसमें एक एकात्मता की भावना थी और वो परंपरा से थी। हमारी मूल परंपरा यह थी, शास्त्र हमारे यही कहते थे, लेकिन पंडितों ने शास्त्रों के अर्थ लेकर ऊंच नीच की भावना सामने में रखी जो कि गलत थी। हमारी परंपरा इसके समर्थन में नहीं है और इसीलिए हमें उस एकात्म भाव को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, सत्य को लेकर बढ़ना चाहिए, यह उन्होंने कहा। अब इसका यदि सामान्य विश्लेषण करें तो ये बहुत एक सामान्य सा बयान है। इसमें कुछ एक हम तथ्य कहेंगे कि तथ्य जो है गलत भी आ गया है, सही भी आ गया, कुछ सत्य बातें हैं, कुछ गलत तथ्य भी आ गए हैं। लेकिन इसके कारण जिस ढंग से गाली देने की चर्चा हो रही है, संघ को गाली देना और सरसंघ चालक जैसे सम्मानीय व्यक्तित्व को गाली देना, उसकी एक आलोचना नहीं, आलोचना शब्द छोटा है, निंदा का वातावरण देश में बना है। वो क्यों बना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए हम जुड़े हैं प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज। हम लोग सब उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। प्रोफेसर पंकज जी का एक व्याख्यान हमारे यहाँ सभ्यता अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल पे चल भी रहा है। आप वह भी, उसका विषय अलग है, वह वैचारिक राजनीति का विषय है और वह अलग चलता रहेगा। आज हमारे साथ वो आप जुड़े हैं क्योंकि पंकज जी का जो खास बात क्या है कि वो मूलतः उन्होंने कई धाराएं, जो भारतीय समाज जीवन में कई जो विचार की धाराएं चली, उन सबसे वो जितने अच्छी तरह परिचित हैं और अंतरंगता से उनको देखा है, यह बहुत कठिन, दुर्लभ है। दूसरा क्या है कि एक होता है कि हम सामाजिक जीवन जीते हैं, लेकिन उनका केवल सामाजिक जीवन नहीं है, तो उनके जीवन में एक अध्यात्म का पुट है, आध्यात्मिक जीवन भी है उनका। उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं का सत्संग किया है, उनके साथ रहे हैं, उनकी अपनी साधना बहुत विपुल रही है, अध्ययन बहुत विस्तृत रहा है और सामाजिक संपर्क, वो कार्य, यह बहुत जबरदस्त रहा है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता भी की है। तो यह सारा जो समन्वय है बहुत दुर्लभ समन्वय है। मुझे नहीं लगता कि देश में बहुत ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व होंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक भटनागर। डॉक्टर विवेक भटनागर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, सभ्यता अध्ययन केंद्र के आप शोध निदेशक हैं और आज जो यह चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें आप भी शामिल रहेंगे। तो मैं यहां से प्रारंभ करता हूं कि पहली जो गलती मुझे दिखती है इस पूरे प्रकरण में, वो मीडिया की दिखती है। मीडिया ने इसको क्या किया, जो सरसंघ चालक जी का बयान था, मोहन भागवत जी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि ऊंच नीच शास्त्रों के आधार पे प्रचारित करने का काम पंडितों ने किया। इसको उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जातियों की रचना पंडितों ने की, जो कि भगवान ने नहीं की थी।
भगवान ने सबको एक बनाया था। उन्होंने कहा था कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है। तो ये ऊंच नीच की बात थी, उसको जातियों के निर्माण पर ले जाया गया और उसके बाद उस पर गालियां शुरू भी की जाती हैं, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। ये एक पहला मुद्दा है। तो क्या लगता है, पहले मैं पंकज जी से बात करूंगा, क्योंकि पंकज जी ने सामाजिक जीवन भी देखा है, राजनीतिक जीवन भी देखा है, पत्रकारी जीवन भी देखा है। पत्रकारिता के लिहाज से जिस ढंग से इसको ट्रीट किया गया और जैसे आज उसको उस पर बात कही जा रही है, चाहे वो अखबार कहें, चाहे वो वेब पोर्टल्स कहें, या फिर लास्ट में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक प्रकार से जनता जनार्दन है, वो कोई मीडिया नहीं है, वो आम जन है जो अपनी भड़ास निकालता रहता है। तो इसको कैसे देखें पंकज जी की ये जो मीडिया का व्यवहार था वो कितना उचित था? नहीं, देखिए, मीडिया के व्यवहार पे 1 मिनट बाद आएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर ये किसी सामान्य व्यक्ति का कथन होता है, आए दिन जिन्हें उन्होंने पंडित कहा है, ऐसे बहुत सारे पंडित गली गली में हैं, उनमें से किसी का कथन होता है तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती। सरसंघ चालक का कथन है इसलिए चर्चा हो रही है। इसको अगर हम शांत चित्त से देखें, जो कि संघ के लोगों का पहले अभ्यास भी रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरसंघ चालक की एक भी बात उपेक्षित नहीं रहती, एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। तो शांत ढंग से देखें तो ये बड़े संतोष की बात है। और इससे ये सीखा जा सकता है कि भाई सरसंघ चालक का कितना महत्व इस देश में है, शत्रु भी उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और शत्रु उससे कितना भयभीत रहते हैं और कितनी घृणा करते हैं, ये स्पष्ट हो गया। अब जो आपका मूल प्रश्न है मीडिया, तो मीडिया हर आए दिन सभी घटनाओं में और इस वर्तमान घटना में भी ये दिख रहा है कि मीडिया के जो हम लोगों ने जिस समय पत्रकारिता की, उस समय जो सर्वमान्य निकष थे, वो तो अब कहीं जैसे मीडिया का कोई पालन ही नहीं करता, कोई अपवाद व्यक्ति होगा। अन्यथा जैसे कि एक उन्माद में रहने लगे हैं मीडिया कर्मी, अपने आप को पता नहीं क्या किसी मिशनरी मानते हैं और इसको बड़ा अच्छा शब्द मानते हैं, किसी मिशन में है, जबकि मिशनरी होना उन्मत्त होना है ना, किसी विचार के आवेग से उन्माद। और ये दुर्भाग्य की बात है, वो क्योंकि एक साइड की बात हो जाएगी इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात भी है कि वर्तमान भारत में 75 वर्षों से जो संरचना हुई है उसमें राज्य सत्ता सबसे अधिक प्रभावी, सबसे अधिक शक्तिशाली चीज है। लेकिन भाजपा के लोग और संघ के लोग थोड़ा ज्यादा ही लगता है विनम्र हैं समूह के रूप में, निजी स्वार्थ में तो भले वैसे ही हों जैसे अन्य पार्टी के हैं। तो वो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मीडिया किन्हीं प्रतिमानों का पालन क्यों नहीं कर रही। ये केवल सरसंघ चालक के वक्तव्य के समय नहीं, अन्य समय में भी इस पर एक सार्वजनिक विमर्श। सही तो यह है कि पत्रकार लोग खुद मिलकर करें, प्रेस काउंसिल बनी है, बहुत सी संस्थाएं बनी हैं, लेकिन सब अजीब सी बात है, सब जैसे एक तरफ हो गए हैं। तो ये राजनीति जब जीवन के हर क्षेत्र को नियमित करने लगी है, और आप राजनीति में हैं, संघ राजनीति में परोक्ष रूप से तो है ही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा संघ के ही लोग हैं। तो एक तो इस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे अन्य बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। तो ये देखना चाहिए कि भाई कम से कम संतुलन तो आवश्यक माना जाए, ऐसी एक सर्वानुमति मीडिया में बनाई जाए। इस तरह से जो जानबूझकर भाषण को तोड़ा मरोड़ा है, जिसको कोई भी सुनेगा पहली दृष्टि में तो वो क्षुब्ध हो जाएगा। और जो लोग हिंदू समाज के प्रति गहरा द्वेष रखते हैं, दुर्भाव रखते हैं, जिनको लगता है किसी भी प्रकार हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना फैले और इसकी निंदा हो, और इसलिए ब्राह्मणों की निंदा वो करना चाहते हैं, वो बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह, अच्छा मौका मिला है, एक तीर से दो शिकार कर देंगे, है ना। तो इसको पंडित बनाम पंडित एक तरह से बना दिया। भाई भागवत जी भी पंडित जी हैं, पंडित तो बिल्कुल। एक पंडित के विरुद्ध कुछ अन्य पंडितों को खड़ा करने का ये जो काम है, ये पत्रकारिता के लिए शोभाजनक नहीं है, लज्जाजनक है। और जो भी मीडिया कर्मी ये करते हैं उन पर लानत है, उनको धिक्कार करना चाहिए, धिक्कार के योग्य हैं, तरस के योग्य हैं। पहले तो कहा जाता था कि भाई आप सदा ही संतुलित रिपोर्टिंग करिए, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करिए, और पक्ष जो दिखना है, जब केवल अखबार था तो कहा जाता था कि संपादकीय पृष्ठ में आपकी नीति दिखनी चाहिए, शेष संपूर्ण अखबार में कहीं भी इसकी छाप नहीं दिखनी चाहिए कि आपके क्या विचार है। और अब ये हाल है कि संपादकीय पृष्ठ तो मूर्खतापूर्ण बकवास से भरे रहते हैं ज्यादातर, और सारी हर घटना संपादक अथवा स्वामी, ज्यादातर तो अब स्वामी संपादक हो गए, उनके राजनीतिक तो उसे क्या कहेंगे, टुच्चे और स्वार्थपूर्ण विचारों से भरी रहती है। तो ये बहुत ही दयनीय बात है।
इस बहाने इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कि भाई ये भारत से पत्रकारिता का लोप क्यों हो रहा है। ये जैसे कि कोई उन्मत्त मिशनरियों के झुंड दौड़ रहे हैं हिंदू समाज को गाली देने, हर हिंदू संगठन को किसी भी तरह बदनाम करने, ये हो क्या रहा है। लेकिन इसमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि राज्य इतना निष्प्रभावी भाजपा के समय क्यों, कांग्रेस के समय कैसे मीडिया थर थर कांपता है। आखिर आडवाणी जी का वो वाक्य प्रसिद्ध है ना कि आपसे झुकने कहा गया था तो आप रेंगने लगे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए भाई, आप राज्य कर रहे हैं, राज्य का मुख्य बल है दंड बल, दंड नीति, तो आप क्या राज्य कर रहे हैं कि ये लफंगों के झुंड पत्रकार कैसे बन पा रहे हैं। एक तो उसमें कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए, कसौटी हो, निकष हो, चाहे जो भर्ती नहीं हो सकता पत्रकार के रूप में। और दूसरा, ये चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। तो इसमें परोक्ष संघ, वो तो छाया भाजपा और संघ पर भी आती है, क्योंकि आपको अपने राजनीतिक लोगों को ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो जब शासन में जाते हैं तो शासन करना सीखें, और नहीं तो कह रहे हैं कि हम सन्यासी और आध्यात्मिक लोग हैं। क्लियर है। अब अगर है ना, अगर भागवत जी कह दें कि मैं तो भाई साधु हूँ, फकीर हूँ, क्योंकि उनका जीवन तो पूरा भागवत जी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा जरूर कह चुके हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो झोला उठा के चलना तो पलायन हुआ, लेकिन मोदी जी फकीर हैं, ये शासन में जाके नहीं कहा जा सकता। वो कहना बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो तो फिर तमाम भोग भोगते हुए अपने को फकीर कहना। लेकिन भागवत जी भी सरसंघ चालक के नाते ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो उनका सारा जीवन तपस्वी और संत का तो है ही है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, संपूर्ण जीवन है, तो ठीक है, लेकिन फिर वो सरसंघ चालक पद से हटना पड़ेगा ना। अगर तो इसलिए मीडिया वाले ही प्रश्न पे विवेक जी आपसे, चूंकि आप एक पत्रिका अखबार के, समाचार पत्र के, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र के रेजिडेंट एडिटर रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे ये एक सामान्य सी खबर है, इस खबर को यदि आप लिखते तो क्या निकालते आप? क्या यही निकालते जो आज मीडिया ने निकाला है? बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता का प्राथमिक धर्म है कि जैसा सुना और जैसा देखा जाए वैसा लिखा जाए। पत्रकारिता में हेडलाइन एक सब्जेक्ट होता है, जो कोई भी कुछ भी बोले या कुछ भी विषय उठे, उस विषय को समेकित रूप में प्रतिरूपण करे उस चीज का। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं जब न्यूज़पेपर हिंदू में था तो हिंदू की हेडलाइन बनी थी सुनामी आने पर प्रलय प्रवाह। तो प्रलय प्रवाह लिखना एक अंग्रेजी अखबार में असामान्य बात है, लेकिन चूंकि वो सारे विषय को निरूपित कर रहा है, इसलिए वो लिखा जाना वाजिब भी था और सही ढंग से लिखा भी गया और स्वीकार भी किया गया। जब आप उनकी पूरी बात नहीं सुने, किसी भी व्यक्ति की पूरी बात को एड्रेस नहीं करे और एक शब्द को लेकर के पूरा हेडलाइन बनाए, तो हेडलाइन गलत है। एक तो ये, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि मोहन राव भागवत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं जब वो एक बार बोलते, तो उनके विषय इतने तय और इतने पक्के होने चाहिए कि उन पर विवाद कम से कम। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उनके विषयों पर बार बार विवाद होता है, क्योंकि लोग उनके विषयों से शब्द निकालेंगे। आप आशा मत करिए कि अखबार बचाएगा उनको। अगर आप ये सोचते हैं कि मोहन राव भागवत बोलेंगे और हिंदू सकारात्मक लिखता है, गलत सोचते हैं। मलयालम मनोरमा सकारात्मक लिखा, गलत सोचते हैं। मैं इस रूप में नहीं सोचता हूं विवेक जी, लेकिन मेरा एक दूसरा इसमें एक प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग एक संस्कृत में सुभाषित कहते हैं, भ्रमरा मधुमिच्छन्ति वर्णमिच्छन्ति मच्छिका। मीडिया को क्या बनना चाहिए, भ्रमर या मच्छिका? देखिए, मीडिया का स्वभाव ही भ्रमर का है, वो तो जहाँ फूल खिलेगा वहां जाएगा। नहीं, लेकिन अभी तो काम मुझे भ्रमर तो अच्छा है, मधु की इच्छा करेगा। हाँ, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? आपको लगता है कि उसका मधु कसेला है, का काम कर रहा है? नहीं, मीडिया का मधु कसेला है, वो हमेशा कसेलापन करेगा। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी मीडिया मच्छिका वाला काम कर रहा है। वो जानबूझ करके कुछ ऐसी चीज को जो विद्रूप है, जो विकृत है, उसको सामने लाने के लिए प्रयासरत है, केवल इस अर्थ में यह कह करके, एक वोट लेकर के कि हमारा काम विरोध करना है।
विपक्ष में रहना है। क्या बिल्कुल। उसको कितना ठीक मानते हैं पंकज जी? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कहा वो भी यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि अच्छा, मक्खी टट्टी में जाती है, मल में जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ तो वो मल ला के पटक रहे हैं जहाँ मल नहीं है वहां। वहां जहां नहीं है वहां भी, जी जी तो जी, यही मैं कह रहा हूँ। मनुष्य के रूप में और बहुत अधम मनुष्य के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां मल है ही नहीं। उन्होंने कहा केवल उनका एक स्खलन है, और सरसंघ चालक के रूप में वो स्खलन गंभीर है कि उसमें एक कुछ विशेषण लगा देते। कुछ पंडितों ने ऐसा किया तो कह संकुलन हो देते या जाता। फिर अथवा तथाकथित कह देते। अथवा ये कहते कि ऐसे भी पंडित हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, सत्य ज्ञानी हैं, सत्य बोलते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसे भी पंडित हो जाते। कहीं संतुलन लाना था, लेकिन उन्होंने ये तो कहीं कहा ही नहीं संपूर्ण वक्तव्य में कि भगवान ने तो जाति नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई। ये जो नहीं कथन कहा, ये लाया नहीं गया, कहा, यही मैं कह रहा हूँ, ये तो ये कहीं लाइन नहीं। तो कही नहीं। तो ये तो ना तो वो भ्रमर हैं ना वो मक्खी हैं, बल्कि एक ऐसा बदमाश है जो कि ला के टट्टी ला देती है जहाँ टट्टी नहीं, खाने में, मिठाई में, है ना। जी जी, मक्खी है फिर भाई साहब। अच्छा, नहीं, मक्खी नहीं है, उससे भी कहीं मक्खी अलग। अपने से कहे जहाँ नहीं ले जा सकती, वो टट्टी में जी, बैठती है। ये मनुष्य ही हैं और मक्खी से गए गुजरे मनुष्य हैं, जिससे कि हम जैसे लोग भी भ्रम में आ जाते हैं। भाई टट्टी पड़ी देखेंगे तो कोई भी, हम भी पहली बार में बहुत नाराज हुए, ये क्या बात है, ये मोहन लाल जी को क्या हो गया है ना। तो ये अधर्म है, अनुचित है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी अपनी बात, बहाने पंकज जो जी ये जो विवेक बात जी कही कह गई, रहे, जो ये जो विवेक बात, जी कह रहे थे, एक मिनट बस, हाँ, जो विवेक जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, भाई सरसंघ चालक पद पर हैं आप, तो आपको तो सावधान, और ये जैसा भी परिवेश है उसी में आप काम कर रहे हैं ना। मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल आप किसी बिल्कुल। और युग में होते तो आरएसएस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब ये कहना तो बेकार है ना कि जैसा भी है, कांग्रेस ने विशेषकर आपातकाल के बाद, इंदिरा गांधी जब सोवियत संघ की शरण में गई उसके बाद से, ये कम्युनिस्ट नामक एक बहुत ही विषाणु को लगातार फैलाया देश में, अपने षड्यंत्र से, अपने सत्ता के लिए। तो वो तो फैलाया ना, कैंसर अगर फैल गया है तो फैल गया है। अब आप कहें कि अरे देखो देखो कैंसर फैला है तो मैं क्या करूं, मैं कितना स्वस्थ रखूं लोगों को। तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप किस परिदृश्य में, किस परिवेश में काम कर रहे हैं। भारत के हिंदुत्व के, सनातन धर्म के, लोकतंत्र के शत्रु तो भरे पड़े हैं, जी जी, एक्टिविस्ट के रूप में, एनजीओ के रूप में, और मीडिया के रूप में, और पार्टियों के रूप में। तो आपको वहां बोलना है ना, और तब आपका जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप ऐसा बोलें कि अनर्थ बहुत मुश्किल हो जाए, साफ साफ दिखे। तो जी, यहाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है, तो वो इसी, लापरवाही है, प्रमाद है। जी तो सरसंघ चालक जी जैसे पद पर प्रमाद नहीं होना चाहिए। हम लोग अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि भविष्य में प्रमाद से बचा जाए। जी, इसमें भाई साहब चूंकि ये विषय निकल पड़ा है, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा, ज्यादा लंबा तो आज नहीं करेंगे हम, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस पे कभी हम एक लंबी चर्चा भी करें कि जातियों का निर्माण कैसे हो गया। क्योंकि मैं जो देख पाता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जातियां एक जैसी नहीं बन रही हैं, कहीं किसी आधार पे बन रही हैं, कहीं किसी आधार पे बन रही हैं, और वो कोई बना नहीं रहा है, बल्कि वो समाज जैसे विकसित होता है। जैसे आप देखिए, बहुत प्रसिद्ध एक उपन्यास यूरोप का है, अमेरिका का, हैरी पॉटर। अब पॉटर क्या है? पॉटर टाइटिल है, पॉटर का अर्थ क्या होता है? पॉटर वो है जो पॉट बनाए, यानी कुम्हार। तो कुम्हार टाइटिल है, यानी कि वो कुम्हार करने वाला काम कभी करते होंगे, वो पॉटर ही थे कभी। तो इसीलिए पॉटर से वो हैरी पॉटर, वो पॉटर टाइटिल हो गई। वैसे ही गोल्ड स्मिथ, यानी कि सोना का काम करने वाले, वैसे ही बाकी बहुत सारे ऐसी टाइटल्स हैं, गोल्ड स्मिथ भरे पड़े हैं, टेलर भरे पड़े हैं। तो ब्लैक भारत में स्मिथ, भी बार्बर, बार्बर है। पूरे दुनिया में जो कॉबलर, जातियां बार्बर, हैं, कारपेंटर भी है। कारपेंटर भी है। में ये इवॉल्व हो रहा है, समाज इवॉल्व होता है तो व्यवसाय बनते हैं, और उसके आधार पे जातियां भी बनती हैं। लेकिन यह जो एक बात उन्होंने कही कि ऊंच नीच पंडितों ने उसके डिफेंड किया या फिर उसको बढ़ाया, क्या आपको लगता है? क्योंकि हम जो सोच देख पाते हैं, हमने इस पर, क्योंकि सभ्यता अध्ययन केंद्र के ओर से इस पर काफी हम लोग काम कर भी रहे हैं, और इस पर एक पुस्तक हम प्रकाशित कर चुके हैं, डिकोडिंग कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी किताब अभी प्रकाशन में है कि जाति वैमनस्यता का सत्य क्या है, किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया। हम देखते हैं कि इसमें पंडितों की भूमिका कम है,
और बाकी कारक जो विदेशी कारक है वो ज्यादा बड़ी संख्या में। आपको क्या लगता है पंकज जी, इसको कैसे हम देखें कि ऊंच इसको नीच दो किससे तरह से बढ़ा है? देखेंगे। पहली बात तो ये है कि जो जाति शब्द पर जो अटक रहे हैं, ये यूरोप के ईसाइयों की हताशा का परिणाम है, क्योंकि जाति तो अलग से कोई शब्द नहीं है ना। मुख्य बात है कुल समूह, उसी को जाति कह देते हैं। और दूसरा, संसार भर के जो भी समाज है उनकी कोई ना कोई यूनिट है। ऐसा संसार का एक भी समाज नहीं है जिसकी कुल सदस्य संख्या अगर 1 लाख भी हो, हिंदुओं की तो 100 करोड़ है, 1 लाख सदस्य संख्या वाला समाज भी एक इकाई नहीं, उसकी यूनिट से छोटी यूनिट, तब वो सोसाइटी कहलाता है। संसार का कोई समाज ऐसा नहीं है जिसकी कोई यूनिट ना हो, है ना। तो सिंगल आउट करके एकीकृत होकर जाति पर टूटना, ये बताता है कि शायद जाति सबसे सुंदर संस्था है, इसलिए यूरोप के लोगों को इससे बहुत पीड़ा हो रही है। ये तो दर्शन से हुआ। सत्य ये है इतिहास का कि पादरियों ने सबसे पहले जाति पर हमला किया, और यूरोपीय भाषाओं में 23,000 से अधिक पुस्तकें हिंदुओं की जाति प्रथा पर लिखी जा चुकी हैं। 23,000 से अधिक, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, पुर्तगाल में, सभी भाषाओं में, डच में। तो ये जाति प्रथा एक ऐसी चीज है जिस पर सिर धुन धुन के यूरोपियन ईसाई परेशान है बेचारे, क्योंकि अगर हिंदू समाज में पैठ नहीं हो पाती तो केवल जाति के कारण। जाति ही हिंदू समाज की स्वाभाविक इकाई है। अब कोई भी चीज स्वाभाविक इकाई हो, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, चलिए कोई भी ऑफिस आजकल जाइए, सरकारी ऑफिस, आजकल तो लोकतंत्र की बड़ी बात होती है, किसी ऑफिस में जाइए, नॉर्मली वो एक इकाई दिखेगा, बड़े साहब से लेके, जैसे मान लीजिए शास्त्री भवन या किसी कृषि भवन कहीं जाइए, रेल भवन, तो सचिव से लेकर और चपरासी तक एक इकाई दिखेंगे। और अगर आप ध्यान से ज्यादा निकट जाएं तो आपस में एक दूसरे की निंदा द्वेष भी करते दिखेंगे। तो अगर कोई उसको एकाग्र करके, अभी तो डर है कि अफसरों के पास बहुत शक्ति है, दंडित कर देंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ये बताने लगे कि अरे ये ऑफिस नहीं है, यहाँ तो एक दूसरे के विरुद्ध घृणा, निंदा और अभियान चलता रहता है, तो ये कहाँ तक उसका सही विश्लेषण होगा? ये तो मानव का स्वभाव है ना। सामान्यतः है साधारण मनुष्य अपनी लालसाओं और लिप्साओं के कारण ऊंच नीच, या अपने को बेहतर और दूसरे को थोड़ा कमतर बताने की आदत रखता है, उसी को ऊंच नीच कह दिया। तो ये तो मानव मात्र की प्रवृत्ति है। हर ऑफिस में आप जाइए, वहां बॉस के सामने कुछ व्यवहार करेंगे, अकेले में कुछ निंदा करेंगे। घरों के भीतर एक भाई दूसरे भाई की निंदा करता मिल जाएगा, स्त्रियां एक दूसरे की निंदा करते मिल जाएंगी। इस पर फोकस करना तो फोकस करने वाले व्यक्ति की दुष्टता और नीचता दिखाता है ना, क्योंकि कुल मिलाकर वो संस्था कैसी है। तो जाति में तो कोई बुराई ही नहीं है। और भागवत जी के वक्तव्य में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि उन्होंने कह दिया कि पंडितों ने इसे रचा। ऊंच नीच तो मनुष्यों का स्वभाव है, पंडितों का काम ऊंच नीच की भावना को नियंत्रण करना है। और जिन्होंने रचा वो पंडित कैसे हुए? वो तो अपंडित हुए, मूढ़ हुए। मैं इसी बात को पंकज जी मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने एक और बात कही, कहा कि एकात्मता हमारी परंपरा थी, तो वह परंपरा क्या पंडितों ने नहीं बनाई? वो भी तो पंडितों ने ही बनाई भाई। उन्हें एक तो पंडितों पर एकाग्र होना तो चर्च की परंपरा है। हाँ वही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वो चर्च की भाषा बोले। तो ये थोड़ा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जाने अनजाने अब वो चर्च की भाषा बोलने लगे हैं। कुछ दिन पहले वो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भी ऐसी ही बात चली थी, तो वो भी बहुत गैर जिम्मेदार बात थी। मतलब आपको ये भी पता नहीं है कि जो आपके शत्रु हैं, जो घृणा करते हैं, क्योंकि उन्हें आरएसएस से डर लगता है कि ये हिंदुत्व को ला ही देगा भारत में फिर से, बावजूद इसके कि हमने 60 साल तक उसको रौंदने की और हिंदू धर्म को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने, फिर भी लगता है बहुत सी संस्थाएं उसमें कार्यरत है, आरएसएस उसमें सबसे शक्तिशाली संस्था है। तो वो आपके बारे में प्रचार करता है कि अरे ये लोग तो होमोसेक्सुअल होते हैं फलान। आपको इस पचड़े में क्या पढ़ना कि महाभारत में हो? एक तो फालतू वो झूठ बोले, वो दोनों ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन ये विषय ही आप क्यों चुनते हैं? तो सरसंघ चालक को थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। चर्च की भाषा, देश की यूरोपियन तरह तरह के सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से विकृत लोगों की भाषा, उसमें आपके यहाँ भी वो आ गए हैं, तो आप उनको आत्मीयता आप उन्हीं से बची। एक तो ये जो चल गया है आजकल, ये केवल संघ की कमी नहीं है, ये हम लोग आपस में आत्मीयता से चर्चा करना चाहते हैं कि मैं धार्मिक संस्थाओं में भी देखता हूं कि जैसे दुष्ट लोगों पे ज्यादा ध्यान देंगे कि वो तो विकृत है और फिर गुरुजी के संपर्क में आके ठीक हो गया। कई संस्थाओं में, तो धार्मिक संस्थाओं में बहुत रहा हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि धर्माचार्यों से सीधे संपर्क रहा, तो मैंने कहा कि अरे
तो जो वो दुष्ट था और आपके संपर्क में आ गया, इसका आपके शिष्य इतना गुणगान कर रहे हैं, और जो पहले से संस्कारी है जैसे मैं, तो कई आचार्य इसके बाद लज्जित हुए। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि दुष्ट और पापी ही हमारे गुरु जी के पास आते हैं, ये क्या प्रचार करते हैं। तो इसी तरह हमको अपना जो सत्व है, जो शुभ है, उस पर फोकस करना चाहिए। पंडितों में से किसी एक पंडित ने या 4 पंडित ने या 100 पंडित ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो उनको आप प्रतिनिधि मानते हैं क्या हिंदू समाज का? तो फिर एकात्मता कौन लाया? एकात्मता कोई भाई बताना चाहिए कि पंडित तो ऐसे थे, फलाने फलाने एकात्मता लाए। तो ये वाणी का स्खलन है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सरसंघ चालक बहुत ही संयत, सात्विक और पवित्र व्यक्ति हैं। उनका मुखमंडल भी बोलता है, एक दीप कांत मुखमंडल है ना, तो उनका जीवन पवित्र है सब प्रकार से। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ अशुभ है उसको हम लोग, विशेषकर जो संगठन वाले, उनको चुपचाप उसको सुधारना है। संघ में तो मूल बात यही, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाना है। आप विकृतियों को सुधारिए, विकृतियों के पक्ष में उसकी सफाई देते हुए थोड़ा सा ये आपस में, अब हम लोग तो निवेदन ही कर सकेंगे कि भाई देखें कौन लोग आपको घेरे रहते हैं, आखिर क्यों आपका ध्यान, आखिर विषय तो सीमित है ना, मनुष्य के मस्तिष्क सीमित है, आपके पास समय सीमित है, वो समय किन बातों में आप लगा रहे हैं, किन फालतू बातों में, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें एक बिंदु ये भी उभरता है कि ये एक बहुत लंबे समय से मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो देखता हूं संघ को भी और बाकी चीजों को, कि काफी समय से एक संकल्पना संघ में चली आ रही है कि जाति विहीन समाज की रचना करनी है। माननीय संघ के एक बहुत बड़े आइडियोलॉग रहे देवेंद्र स्वरूप, उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है, जाति विहीन समाज का सपना। वो दरअसल उनके बहुत सारे लेखों का संग्रह है, लेकिन वह संघ के किसी न किसी एक स्वप्न को ही अभिव्यक्त करती हुई पुस्तक है। और ये बहुत पहले, मुझे लगता है कि संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जाति यहाँ जो है नहीं होनी चाहिए और अस्पृश्यता से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये सारा एक उनका बहुत सेट, मुझे लगता है बहुत पुराना उनका एक हम उसको क्या सिद्धांत है या फिर जो भी कहें। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या लगता है पंकज जी, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? क्या इसमें या तो हम मान लें कि यही सत्य है और इसी रूप में होना चाहिए, या फिर हम इसको इतिहास से देखें कि इन जातियों के बीच में, जैसे कि देवेंद्र स्वरूप जी से ही मैं आपको फिर से वहां कोट करूंगा। जब मैं बहुत पहले वर्ष 2003 में जब उनके साथ बैठा करता था, उन्होंने प्रथम सेंसस कमिश्नर की एक पुस्तक दिखाई और उसमें उन्होंने दिखाया कि वो सेंसस कमिश्नर ने इस बात को कोट किया, लिखा है कि वो जो क्वेश्चंस लेके जाते थे पब्लिक में और पूछते थे कि क्या क्या सवाल होना चाहिए सेंसस में, उसमें एक ये भी सवाल हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, तो आप कौन से ब्राह्मण है? किसी ने कहा कि मैं मान लीजिए कि सरयू पारिण हूं या कानिकुब्ज हूं, या कोई भी कहा, तो कहा आप दूसरे से श्रेष्ठ हैं कि कमतर हैं? अब कौन है जो बताएगा कि मैं कमतर हूं? हर कोई बताएगा मैं श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार से अपनी श्रेष्ठता दूसरे को नीचे दिखाने का ये भाव जनगणना के माध्यम से भरा गया। तो ये जो ऊंच नीच का भाव है, ये पंडितों से ज्यादा तो जनगणना ने भरा, ये उससे स्पष्ट हो रहा था। तो फिर ये भाव क्यों आ रहा है कि ये पंडितों के, या फिर ये सारा कुछ जो मामला है? अब देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने उठाया है तो थोड़ा सा इसमें तो सत्य बोलना पड़ेगा। हाँ। वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई बौद्धिक संगठन नहीं है और उसने विद्या की कोई साधना भी कभी नहीं की, है ना। तो चाहिए तो ये कि या तो संघ के लोग इतने गहरे विषयों पर, जो कि हजारों साल से किसी समाज में है, उन विषयों पर बोलना बंद कर दें। पहले अपना विद्या केंद्र बनाए जहां इन सब विषयों में अध्ययन हो, अथवा जिन लोगों ने इस पे अध्ययन किया है उनके सबसे, जैसा राजा लोग करते थे, अगर संघ अपने को राजनीतिक किस्म का संगठन मानता है तो उसको चाहिए कि वो सब विद्वानों को सुने, और अगर स्वयं साधना करनी है तो विद्या केंद्र बनाए। और विद्या केंद्र का मतलब सरस्वती शिशु मंदिर नहीं होता, उच्च विद्या केंद्र है। जी जी। तो जब तक आप ये नहीं बना लेते, देवेंद्र स्वरूप जी ने बहुत सी मूर्खतापूर्ण और असत्य बातें कही हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उसका परिणाम भी बहुत अनुचित होता था। तो ये आधुनिक केवल एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा प्राप्त करके आप अपने आप को हर विषय में विद्वान मानने लगे, तो ये तो आप चर्च के दास ही हो गए ना। तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जाति के विषय में वो ऊंच नीच वाली बात सत्य है, तो ऊंच नीच वाली बात तो संविधान में दंडनीय अपराध घोषित है भाई। तो हमें हर बात अपने समय में करनी चाहिए ना। लेकिन आज भी पंकज जी इसमें एक
दंडनीय अपराध है, लेकिन क्या वो एक तरफा दंडनीय अपराध नहीं है। मतलब आपने किसी को चमार कह के गाली दी तो उस पर आपको दंड होगा, लेकिन किसी को आपने पंडित कह के गाली दी तो उस पर दंड नहीं होगा। नहीं, ये तो इंदिरा गांधी ने बदला। जो डॉक्टर अंबेडकर का मूल संविधान है, अभी इस समय मुझे वो धारा नहीं याद आ रही, मैंने अपनी जगह कई जगह लिखा है लेखों में और पुस्तक, उसमें जो ये अनुच्छेद था वो ये था कि किसी भी जाति के प्रति निंदा सूचक, अपशब्द सूचक, तिरस्कार सूचक अथवा उस पर लांछन लगाने वाला शब्द कहना दंडनीय होगा। लेकिन इसके बाद भी इंदिरा गांधी ने उसको हरिजन एक्ट बना दिया। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन एक्ट कभी नहीं कहा था, उन्होंने तो जातियों के प्रति निंदा सूचक, डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू सभी उसमें शामिल थे, केवल अंबेडकर ने तो संविधान बनाया नहीं जी। तो इस प्रकार बाद में ये हुआ है। और अब भाजपा में चूंकि कोई इन विषयों पे गहरी पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो वो भी उत्साह में है उसी सब गलत दिशा में, तो ये तो गलत ही है ना। तो ये तो बात की बात है, इसका मूल बात से, मूल संविधान से भी संबंध नहीं है। और ये एक यही बात है जो आप कह रहे हैं कि भाई हम जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं वो वर्तमान परिवेश में काम कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले वर्तमान परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। तो वर्तमान में कहाँ ऊंच नीच से ज्यादा तो प्राण खाए जा रहे हैं, तरह तरह के कानून बना के। सैकड़ों को तो मैं जानता हूं कि झूठे अभियोग में फंसा दिया, 10-12 मेरे रिश्तेदारों को ही फंसा दिया, कईयों को गुप्तवास करना पड़ा, कईयों को जेल जाना पड़ा। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप 1947 के पहले जो गांधी जी ने शुरू किया, सनातन धर्म महासभा आदि ने किया, आर्य समाज ने किया, वो तो बहुत ही सुंदर ढंग था, लेकिन गांधी जी ने क्या शुरू किया? आत्मग्लानि, आत्मविलाप। हाँ, तो जो इतनी आत्मग्लानि करता है, अब तो हम गांधी जी से सीख लें कि उसका परिणाम ये होता है कि अंत में वो अंग्रेजों के दोस्त निकले राजनीति में, वो तो प्रमाणित है। जो भी इस तरह की भाषा बोलेगा, गांधी जी की भाषा बोलने वाला चर्च का एजेंट निकलेगा, विदेशी शक्तियों का एजेंट निकलेगा, ये सदा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गांधी जी सबसे अधिक बुद्धिमान थे, जवाहरलाल वगैरह उनके सामने मूर्ख थे। और गांधी जी जैसा आदमी भी धर्मनिष्ठ राजनीति को, धर्मद्रोह राजनीति को लाने का एक माध्यम बना दिया है। आपके उसमें चैनल में ही मैंने एक जगह कहा है कि धर्मनिष्ठ राजनीति से धर्मद्रोह की राजनीति के बीच के सेतु हैं गांधी जी। तो ये लोग, तो इसीलिए परम पूज्य सरसंघ चालक को भी ध्यान रखना चाहिए कि चर्च की भाषा धर्मद्रोह की ओर ले जाती है ना, समाजद्रोह की ओर ले जाएगी, तो उससे बचना चाहिए। वर्तमान में तो भैया पहले ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों की रक्षा करो। आप किस दुनिया में रह रहे हो? ये एक जो पंकज जी आपको याद होगा एक नारा चला था जी, कि इनको मारो जूते चार करके एक तिलक नारा तराजू चला, और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ऐसे निंदा सूचक, स्पष्ट निंदा सूचक और जातीय दुर्भावना फैलाने वाले नारों पर भी भारतवर्ष में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जातीय विद्वेष को फैलाने में कार्रवाई तो बाद की बात है। अभी का जो परिवेश है भैया, संसद में आप बोल तो देते कि ये निंदनीय है, कौन कहेगा कि ये अच्छा है? कम से कम माना कि आप में ये दम नहीं है कि आप कार्रवाई करें, आप में इतना दम तो होना चाहिए कि संसद में आपके प्रतिनिधि बोलते आत्मीय वातावरण में कि भाई ये क्या है, ऐसी गंदी गाली क्यों देते हो, उनको डिफेंस में तो लाते। आप तो उनकी चाटकारिता करने में लगे हैं। ये तो समाज को तोड़ने वाली दिशा है। और हम देख रहे हैं कि संघ में भी ऐसे लोग, अभी भी वही गांधी जी वाली भाषा, जैसे सब आप संरक्षण, आपके संरक्षण की जरूरत है क्या अनुसूचित जाति को? अरे भैया, अनुसूचित जाति और जनजाति से संरक्षण करने की जरूरत आपको ब्राह्मण और ऊंची जातियों की है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप 1947 के पहले के जगत में रह रहे हैं। वर्तमान में तो संरक्षणी है ब्राह्मण, वर्तमान में संरक्षणी है क्षत्रिय, वर्तमान में संरक्षणी है कायस्थ और उच्च वो वैश्य जो आरक्षण से बाहर हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? वर्तमान में जिए, नहीं तो आप 1947 के पहले की दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसी भाषा बोलें जो वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप हो, वर्तमान परिदृश्य के सत्य के अनुरूप हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जो कि गांधी जी का जीवन भी कई बार लगता था कि बड़े धर्म के जानकार हैं, तो संघ में पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं, वो अगर ऐसी गलत बात बोलेंगे तो वो अधिक हानिकर होगा। बदमाश बोलते हैं तो समाज से प्रतिरोध आ जाता है, लेकिन अगर संघ के लोग गलत बात बोलेंगे तो उससे हिंदू समाज का बहुत अनिष्ट होगा। जी, एक और मुद्दा लेंगे हम उसको। दरअसल क्या है कि ये परंपरा अपने देश में बहुत चल गई है कि हम अराजनीतिक हैं, हम राजनीतिक नहीं हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, संघ तो कहता ही है कि हम राजनीतिक नहीं, हम सांस्कृतिक संगठन है। उसी तरह आपको बहुत सारे लोग, जैसे अन्ना हजारे कहते थे
हम गैर राजनीतिक हैं। केजरीवाल कहता था कि हम गैर राजनीतिक हैं। लेकिन क्या आपको लगता है राजनीति आज जिस प्रकार सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रही है, अपने बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के मरने तक जो राजनीति का प्रवेश है हमारे दैनंदिन जीवन में, कोई राजनीति से मुक्त हो सकता है? हाँ, यह तो कहना ठीक है, हम चुनावी राजनीति में नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स से ही मुक्त हो जाए ऐसा कोई संगठन या कोई व्यक्ति कह सकता है क्या आज? नहीं, ये वो कह सकता है जो स्वयं राजनीतिक है। असल में ये कहना कि हम गैर राजनीतिक है एक राजनीतिक वक्तव्य है। तो ये कांग्रेस के शासन में तो आवश्यक था। संघ ने उस समय कहा, क्योंकि नहीं तो जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी भी जितनी दुष्टता थी उनके भीतर, वो आपको घेर लेती, कुचल देती। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये वक्तव्य एक राजनीतिक वक्तव्य था जो समय की आवश्यकता के अनुसार दिया गया था। इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। वर्तमान समाज में तो केवल राज्य के पास सारी शक्ति है। तो अगर आपको समाज में तनिक भी रुचि है तो आपको राजनीतिक होना पड़ेगा, राजनीतिक विवेक, राजनीतिक बुद्धि और राजनीति की जानकारी रखनी पड़ेगी। अन्यथा फिर आप आत्मज्ञान की साधना करिए, केवल ब्रह्म ज्ञान की। समाज से हट जाइए। समाज में रहकर राजनीति का विरोध गलत है। राजनीति, इसका मतलब आप समाज या तो स्वयं को ठग रहे हैं या समाज को ठग रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी रूप में देखता हूँ कि सोशियोलॉजी जैसा विषय जो समाज शास्त्र है वो भी राजनीति शास्त्र में परिणत हो गया है। अभी तो आप कोई भी विषय उठाएं, शैक्षणिक जगत को ही लें, वो खुद भी राजनीति से इतना भरा हुआ है तो इसको कहीं से भी आप उसको ये कह ही नहीं सकते कि नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे या फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हो सकता है कि हम चुनावी संगठन नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी दल नहीं। ठीक बात। और डॉक्टर हेडगे ने भी कहा था डे टू डे पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। आरएसएस इज नॉट एंटरिंग डे टू डे पॉलिटिक्स। राजनीति से मना नहीं किया था, कहा था दिन ब दिन राजनीति यानी चुनावी राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं जाएगा। आखिर देश को स्वाधीन करना भी तो राजनीति का ही एक हिस्सा है। वर्तमान में तो है ही है, पहले अगर नहीं भी रहा हो। मान लीजिए कि जो वंदे मातरम ने सन्यासियों को बताया है तो वो अपनी समझ से अध्यात्म साधना कर रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में तो राज्य हर चीज को नियंत्रित कर रहा है, मनुष्य की शिक्षा को, संचार को, व्यापार को। तो आप क्या राजनीतिक हम गैर राजनीतिक होने का अर्थ होता है गैर सामाजिक या असामाजिक होना। केवल वर्तमान में असामाजिक व्यक्ति ही गैर राजनीतिक होता है। जी, तो ये अब एक अंतिम विषय लेके आज का की चर्चा सत्र को समाप्त करेंगे। क्या एक तो जैसे आपने सुझाव दिया कि सरसंघ चालक जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को अतिशय सावधानी रखनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर जब भी बात करनी हो, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई मंत्री ही होता है या प्रधानमंत्री ही हैं, तो उनको यदि कोई वक्तव्य देना होता है या भाषण देना होता है तो उसके लिए उनके पास एक पूरी टोली होती है जो बैठ करके इसको तैयार करती है। जैसा आपने अभी कहा कि ऐसे हिंदू विद्या केंद्र खड़े करें, वहां से ऐसे विशेषज्ञ खड़े करें, लेकिन वो एक लंबा रास्ता है, लंबी मतलब उसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा, उसमें काफी समय भी लगेगा। क्या उनको एक ऐसा विशेषज्ञों का समूह जरूर क्या बनाना चाहिए जो ऐसे विषयों पर उनको सुझाव दे या फिर उसको कुछ ड्राफ्टिंग कर सके, तब जाकर के उस विषयों को आगे प्रोपेगेट करना चाहिए? अब ये दायित्व हो गया है, क्योंकि जितना बड़ा संगठन है और साथ में उस संगठन के समर्थक लोग जीवन के हर क्षेत्र में गए हैं, तो सरसंघ चालक जैसे पद का अब ये दायित्व हो गया है कि वो ऐसा एक समूह बनाए जो कम से कम तत्काल भी फीडबैक दे। आखिर विपक्ष के नेताओं के पास भी बहुत बड़ी टीम रहती है। मुझे याद है डॉक्टर तुकोजिया के पास हम लोग जाते थे तो कमलेश शुक्ल, ओम प्रकाश जी, पर पूरी टीम होती थी। तो लोकसभा में जाने के पहले उन्हें रख दिया जाता था कि ये बोलो, ये नहीं बोलो। तो फिर सरसंघ चालक तो इन सबसे बहुत बड़ा दायित्व है, एक समूह बनाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि मीडिया का जो रोल है वो तो बहुत ही तिरस्कार योग्य, निंदनीय रहा, लेकिन संघ के जो बड़े अधिकारी हैं उनका तो सदा ही गरिमापूर्ण आचरण रहता है। लेकिन संघ में जो नए नए लोग आए हैं वो जैसे उत्साह से उस गाली गलौज में होड़ करने लगे, वो भी संघ के अनुरूप नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में या सोशलिस्ट पार्टी में होते हैं ना कि बस जो नेता ने कह दिया उसके लिए हाजिर हैं। तो ये किसी गंभीर संगठन का लक्षण नहीं है। अचानक लग गए हर बात सही। अब सरसंघ चालक ने जो कह दिया, मानो कि वो हर बात में, आप क्यों उसके डिफेंस में जाते हैं? आप मत करिए। कई लोग उसमें उनके पक्ष में कहने लगे कि जो ऐसा कहता है वो कहेगा विद्वान है। बहुत निंदा शुरू हो गई। तो इससे ये तो पता चलता है कि आरएसएस का एक अंश कम्युनिस्ट पार्टी जैसा हो गया है। नेता जो कहे उसमें सब में
मिलाना है। लेकिन गंभीर लोग इससे दूर हैं, ये खुशी की बात है ना? लेकिन ये लेकिन सावधानी सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से एक ये चल रहा है, कैंपेन जैसा चल रहा है कि मोहन, और अपशब्दों की बौछार हो रही है। अब दोनों आप शब्दों की बौछार तो तिरस्कार के योग्य, निंदा के योग्य, बहुत निंदा के योग्य। और उसमें आपको दोनों तरफ से, खासतौर से जो संघ के पक्ष के लोग हैं, उनको शांत रहना चाहिए और तीखा, जैसे आप बौद्धिक प्रहार करते हैं वैसे प्रहार करना चाहिए बौद्धिक, ये नहीं कि बस गाली गलौज से बचना चाहिए जी। क्योंकि और सब इसमें कुछ एक मैकेनिज्म, कुछ एक ऐसा तंत्र ऐसा भी बनाना चाहिए क्या कि जो ये जैसे अब ये डिबेट चल पड़ी है, इस डिबेट में क्या इसका सार है, ये सार कम से कम आए और उस पर आगे चिंतन हो, इसका भी कुछ एक तंत्र बनना चाहिए। डिबेट का तो बहुत सुंदर, हर देखिए, अगर आप बुद्धिमान हैं तो हर चीज आपके लिए एक अवसर बन सकती है। ये तो बहुत बड़ा अवसर है, इसी बहाने आप आपदा में अवसर, हाँ जाति की बात कर लेते, इसी बहाने ये भी कुछ लोगों को कहना चाहिए कि भाई इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब संचालक का पद कितना गरिमामय है। हमें प्रसन्नता है कि देश में लोग इससे इतने विचलित हो रहे हैं और इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कुछ हर चीज से निकाला जा सकता है और जाति की मूल जो धारणा है, जो संस्था है, उस पर और गहरी बहस हो सकती है, सब हो सकता है। ये कोई समस्या नहीं है। और वस्तुतः है एक स्तर पे तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरसंघ चालक के एक एक शब्द से देश आंदोलित हो उठता है, तो ये बहुत अवसर भी दे रहा है, इससे लाभ हो सकता है। चलिए आज की चर्चा मुझे लगता है काफी सार्थक रही। विवेक जी, यदि आपको इसमें कुछ, आपको लगता है कुछ और एक बिंदु जोड़ना हो तो हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको आज की चर्चा को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। इस पूरी चर्चा में सिर्फ एक ही बिंदु है जी। साहब ने जो सोशियोलॉजिकल ऑर्डर, जो समाज शास्त्रीय व्यतिक्रम समझाया है हमको, उस व्यतिक्रम पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उस व्यतिक्रम के अनुसार चले। दूसरी बात यह है कि संगठन जो है, जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं, वो संगठन सनातन परंपराओं का पोषक होकर के राष्ट्रवादी बना है, ना कि राष्ट्रवादी होकर के सनातन परंपराओं का पोषक है। जी, विरोधाभास नहीं पैदा होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात आई है कि सनातन परंपरा, और ये बात मुझे लगता है बहुत पहले आपने जो संघ के प्रथम सरसंघ चालक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इस बात को स्पष्ट रूप से कहते थे और इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व का पर्याय माना। उन्होंने कहा हिंदू और राष्ट्रीय ये एक ही शब्द है, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम रखा, हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम नहीं रखा। और भगवा ध्वज को राष्ट्रध्वज भी इसीलिए कहा, इसीलिए रखा। और वास्तव में जो हिंदू शब्द था उनके लिए, वह हिंदू शब्द भारत की सनातन परंपरा को अभिव्यक्त करने वाला शब्द था, न कि आज का जो राजनीतिक उसका अर्थ प्रकट किया जा रहा है वो अर्थ नहीं था उनके भी सामने में। तो भारत की सनातन परंपरा और उसको अभिव्यक्त करने वाली बातें, उससे ही राष्ट्रवाद शब्द न भी कहें तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयत्व, वह उससे ही अभिव्यक्त होगा। और उसी की ओर इंगित करते हुए, उसी की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने जो मार्ग प्रस्तुत किया था, प्रशस्त किया था, हम लोग उसी मार्ग पे सब लोग ये चलने का प्रयास संघ के लोग करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर यदि आगे ऐसे विषयों को ठीक से उठाया जाए, और मुझे लगता है मेरे अपने मोहन भागवत जी का भी जो उद्देश्य था वो वही था। इसमें कोई उन्होंने इसी बात पर जोर दिया, हमारी परंपरा, हमारे सत्य को धारण करने की, उसको स्वीकार करने की हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, इसी बात को वो कह रहे थे। और अंत भी उन्होंने यही कहा कि हिंदुत्व से ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन संभव है, यह बात भी उन्होंने कहा है। बस उसमें यदि एक पंक्ति में यदि एक कुछ आ रहा है तो मुझे लगता है कि मीडिया का काम था, भ्रमरा मधुमिच्छन्ति वर्णमिच्छन्ति मच्छिका, तो भ्रमर की भांति उसको छोड़ करके और अच्छी चीजों को लेके सामने में रखना चाहिए था। वह मीडिया ने नहीं किया। असावधानी हुई, लेकिन उसको व्यापक दुर्घटना में बदलने का काम यह किया है। मुझे लगता है जैसे अभी बहुत बड़ी बात पंकज जी ने कही कि उन्होंने मच्छिका से भी खराब काम किया। मच्छिका तो टट्टी पे जाती है, इन्होंने जहां टट्टी नहीं था वहां भी टट्टी ला करके पटक दिया। तो यह काम कम से कम मीडिया को नहीं करना चाहिए। समाज में सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़े, जातीय सद्भाव कैसे बढ़े, मान लीजिए कोई ऊंच नीच आज आ भी गई है, वो ऊंच नीच कैसे समाप्त हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान स्नेह यह कैसे बढ़े, इसके बारे में कुछ खबर बन सकती है क्या, उस पर चर्चा हो सकती है क्या? मुझे लगता है मीडिया में मुझे आज भी यह नहीं दिखता है। अब बाकी किसी को दिखता हो तो मैं नहीं जानता। तो
इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, इन बातों को पर विचार करते हुए आगे कभी हम लोग इस पर बैठेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। आप सब हमसे जुड़े, आप सभी का आभार, पंकज जी का बहुत विशेष आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने समय निकाला। मैंने आज दिन में उनको कहा और उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक कहा कि नहीं मैं जुड़ूंगा, मैं बोलूंगा। विवेक जी को तो मैंने आधे 1 घंटे पहले कहा कि आप जरा जुड़िए और इस पर हम लोग करते हैं। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, आभार।